अच्छा देखो, लास्ट टाइम जो हम टॉपिक कर रहे थे वो क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ, टॉपिक का नाम क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। टॉपिक क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, है ना? टॉपिक क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। है ऐसा लग रहा है पहली बार सुन रहे हो। इसके अंदर हमने क्या किया था? इसके दो कैटेगरीज देखे थे। दो कैटेगरी में पहला क्या था? क्रिस्टलीन। पहला क्या था? क्रिस्टलीन। जो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन सॉलिड को, क्लासिफिकेशन जो सॉलिड का है वो दो बेसिस पर है। कितने बेसिस पर होता है? ये दो बेसिस पर होता है। जो नहीं आए तो वीडियो देखना, समझ आ जाएगा। बट मैं फिर भी एक बार रिमाइंड दे रहा हूँ। कितने बेसिस पे होता है? दो बेसिस पे होता है। पहला जो बेसिस है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, है ना? ये तो हो गया, ये तो हमारा पूरा हो गया। इसमें कितनी कैटेगरी थी? इसमें दो कैटेगरी है। पहला कौन सा है? क्रिस्टलीन, है ना? और दूसरा कौन सा है? एमोर्फस। फर्स्ट क्या है? क्रिस्टलीन, और दूसरा क्या है? एमोर्फस। ठीक है, इस समझ में देखो, क्लासिफिकेशन सॉलिड में करते हैं दो बेसिस पे। पहला जो बेसिस है, वो क्या? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। इसके ऊपर दो कैटेगरी थे, क्रिस्टलीन और एमोर्फस, है ना? कौन से थे? क्रिस्टलीन और एमोर्फस। ये हमारा हो चुका है, ये फर्स्ट कैटेगरी हमने पूरा कर लिया है। बट जो सेकंड कैटेगरी है वो भी नहीं हुआ। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और लेके जाएंगे पैकेजिंग तक। ठीक है, इसीलिए कॉइन्स मंगाए हैं। उस कॉइन से हमें क्या सीखना है? पैकेजिंग सीखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। चाहे तुम नीट दो, जेई दो, आई थिंक उससे जो क्वेश्चन आता ही आता है, काफी हाई चांस होता है ना? बढ़िया टॉपिक भी है, समझने वाला है। ठीक है, चलो देखो, तो सेकंड बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना? तो जो सेकंड बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कांस्टेंट पार्टिकल में लग रहे हैं, उस बेसिस पे सॉलिड्स को क्या करना? क्लासिफाई करना। इसमें हमने फर्दर चार कैटेगरीज देखे। कितने कैटेगरीज देखे हमने? चार कैटेगरीज देखे, जिनको आज डिटेल में करना है ना? फर्स्ट कैटेगरी क्या था? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फर्स्ट कैटेगरी क्या था? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यहाँ तक नोट हो रखा है, एक बार रिवाइज कर रहे हो, बस एक बार रिवीजन तौर पे देख लो, और जो नहीं आए तो उनको ब्रॉड आइडिया हो जाएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड है। दूसरा कौन सा है? आयनिक सॉलिड्स। तीसरा कौन सा है? मेटेलिक सॉलिड्स। तीसरा कौन सा है? मेटेलिक सॉलिड्स। चौथा कौन सा है? कोवलेंट सॉलिड्स, है ना? चौथा कौन सा है? कोवलेंट सॉलिड्स, है ना? ये कैटेगरी है पूरा सॉलिड का क्लासिफिकेशन का। ये हमारा हो गया है। आज हमें ये स्टार्ट करें। यहाँ तक तो हो ही रखा था। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। इसमें मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है कि मैं डिक्टेट करा दूँ सारा पहले फटाफट से, ज्यादा कुछ है नहीं। मैं तुम्हें अभी के अभी ब्रॉड आइडिया दे रहा हूँ इसके अंदर क्या है। फिर मैं नोट देना स्टार्ट करता हूँ, साथ साथ थोड़ा स्पीड में लिख लेना ताकि कवर हो जाए। ठीक है, एज सच कोई हार्ड नहीं है। आई थिंक ये डिलीट कर दिया गया है क्वेश्चन, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं यार। डिलीट करा हुआ तो क्या हुआ? हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर के, हमने इसको डिलीट कर दिया ना, हमने पढ़ाया नहीं, तो आगे चैप्टर समझ में आए ना, इसके बड़े कम चांस। ठीक है, तो हम करते हुए चल रहे हैं डिलीट टॉपिक को। ठीक है, जो डिलीटेड चैप्टर है उनको नहीं करें पूरा का पूरा। देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्या मतलब है? इससे कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे इससे? कांस्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना? अच्छा, अब मॉलिक्यूल में कई तरह के टाइप है जो हम समझ सकते हैं। क्या टाइप है इसमें? फर्दर और टाइप कौन से हैं? एक है पोलर, एक है नॉन पोलर, एक क्या है? नॉन पोलर, और थर्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डेड। थर्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड। और लास्ट वाला कौन सा है? एक और कैटेगरी है इसके अंदर, नहीं है? हाँ, तीन कैटेगरी। ठीक है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, जो पहला क्लासिफिकेशन है, पहली कैटेगरी है, वो क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स हैं, तो हो सकता है वो पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हो। इनके मतलब क्या तुम्हें पता है सबको? क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल्स? क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल्स? क्या होता है? बोलो बोलो।
बोलो खुशी। अरे पुराने बच्चे तो हो रहा है कम से कम। क्या होता है पोलर? देखो पोलर का मतलब क्या होता है? चार्ज होना। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज है, जैसे कि HCl, जैसे कि HCl, जैसे कि NaCl। NaCl में Na क्या है? पॉजिटिव, और क्लोरीन में क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं खुशी पॉजिटिव को? पॉजिटिव चार्ज वाले कांस्टेंट पार्टिकल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन है। लो चैटर पर घटाएं, पार्टिकल घटाएं। पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। वही तो कहते हैं। पॉजिटिव वाला क्या कहते हैं? कैटायन। नेगेटिव वाले को क्या कहेंगे? एनायन। यही नहीं पता, केमिस्ट्री चल रही है। अरे ऐसे मत करो यार। इसमें H क्या है? कैटायन है, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन में क्या है? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या चल रहा है भाई? ये कुछ नहीं है। जब जिससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ना कोई एक स्पीशीज, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है, तो उसको वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, और जिससे लिया गया है इलेक्ट्रॉन वो उतना पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऐसा है। देखो हाइड्रोजन से क्लोरीन ने बॉन्ड बना रखा है। क्लोरीन क्या है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये करता क्या है ना, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है। अब इससे इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा ना थोड़ा सा, तो प्लस चार्ज को हम प्लस डेल्टा से दिखाते हैं, है ना। और क्लोरीन के ऊपर जितना प्लस डेल्टा उतना ही क्या आ जाएगा? नेगेटिव डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा मींस स्मॉल चार्ज, स्मॉल अमाउंट, और स्मॉल अमाउंट किसका? नेगेटिव का। समझ गए? तो अब ये क्या हो गया? इस बॉन्ड पे पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। इसी तरह के स्पीशीज को क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ आया आपको? हाँ, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहला जो सब कैटेगरी है वो क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स का, है ना। तो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स सॉलिड होते हैं जिनमें बॉन्ड के ऊपर क्या रहता है? चार्ज रहता है। एग्जांपल क्या है? NaCl। एग्जांपल क्या है? HCl। और भी कई एग्जांपल है, समझने के लिए बेसिकली ये बहुत है। ठीक है, आइए बस में अगला देखो कौन सा है? नॉन पोलर। अगला कौन सा है? नॉन पोलर। इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे स्पीशीज जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, बॉन्ड के ऊपर कांस्टेंट जो एटम है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। एग्जांपल क्या दे सकते हो नॉन पोलर का? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का सॉलिड में कोई एग्जांपल बताओ, बताओ। सॉलिड हो और नॉन पोलर, बताओ, बोलो भाई। जैसे कि नॉन पोलर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहीं पे करते हैं। जैसे कि सपोज करो H2 है, तो H2 क्या है? नॉन पोलर है। सपोज करो क्लोरीन गैस है, ये क्या है? नॉन पोलर है। अब ये मैं बोलूं भैया तो गैस में है, हमेशा हम सॉलिड में क्यों पढ़ रहे हैं? गैस में क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर, लेकिन किसी और टेम्परेचर पे जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। इसीलिए सॉलिड के अंदर कुछ एक गैस का एग्जांपल कोई मिल रहा है। ऐसा मत बोलो भैया तो गैस है, क्यों पढ़ा रहे सॉलिड में? आप क्यों पढ़ा रहे सॉलिड में? बात कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। रूम टेम्परेचर पे क्या है? ये गैस है चाहे लिक्विड है, बट किसी और टेम्परेचर क्या होता है? सॉलिड होता है। हम उसी के डिफरेंस से पढ़ रहे हैं। हम सॉलिड इसको तभी बोल रहे हैं उस टेम्परेचर के डिफरेंस में केमिस्ट्री। ठीक है, आगे बात समझ? हाँ ठीक है, ये क्लियर है। तो मैं एक में बता रहा था, तो हाइड्रोजन नॉन पोलर का एग्जांपल है, क्लोरीन गैस नॉन पोलर का एग्जांपल है। ठीक है, इसको डिटेल में लिखेंगे अभी, समझ लो बस। अगला कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, है ना। बताओ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स के एग्जांपल कोई? H2O। हाँ H2O बहुत अच्छा एग्जांपल। इसका क्या है? H2O। ऐसे बोले कोई क्या भैया, मतलब कुछ खा गया है क्या? H2O तो पानी मतलब लिक्विड होता है, क्यों पढ़ा रहा सॉलिड में? मैंने बोला ना, रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है? लिक्विड होता है, बट इसी एक टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड। हम उसी रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो बात को? अब समझ आ रहा है कि बुक में कभी पढ़ा हो तो ये क्या होता है ना। तो H2O क्या? हाइड्रोजन बॉन्डेड है। पता है ना कैसे हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है? स्ट्रक्चर देखते हैं तो हाइड्रोजन का H2O का क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसके ऊपर क्या होता है? ये क्या होता है? हाँ लोन पेयर। यस, ये क्या होता है? लोन पेयर, है ना। तो नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन क्या करता है? दूसरे वाले हाइड्रोजन से क्या करता है? बॉन्ड बना देता है ना। आई बात समझ? ये लोन पेयर शेयर होता है, मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, चलो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लोन पेयर क्या होगी? शेयर होगी। ठीक है, आई बात समझ? ये क्या? हाइड्रोजन बॉन्डेड है। क्लियर है?
हाँ लिख लेंगे अभी बाद में, आगे वाला करेंगे। देख लो क्या है, आयनिक सॉलिड्स। नाम में साफ साफ दिख रहा है क्या होगा इसके अंदर, आयंस होंगे। क्या होंगे, आयंस होंगे। एग्जांपल बता दो, NaCl इसका बेस्ट एग्जांपल है। आयनिक सॉलिड्स का समझना है तो NaCl क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। Na क्या है, प्लस में, प्लस का माने तो कैटायन, और Cl है माइनस में, क्या बोलता है इसको, अनायन। ये बेस्ट एग्जांपल है आयनिक सॉलिड्स का। अच्छा, आयनिक सॉलिड्स में एक और चीज जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मली जो हम सोचते हैं कि मॉलिक्यूल ऐसा होगा, कैसा होगा, हम समझते हैं कि हमारा ये जो H2O मॉलिक्यूल है या जो H2O कंपाउंड है वो ऐसा होगा। हम ये भी सोचते हैं कि जो आयनिक सॉलिड है वो भी NaCl ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता। NaCl का जो क्रिस्टल होता है ना, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का सराउंडिंग होता है, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि जैसे कि सपोज करो Na प्लस Cl माइनस, फिर यहाँ Na प्लस, फिर यहाँ Cl माइनस, ऐसे ही नीचे होगा, ऐसे ही ऊपर होगा, है ना। तो हमें क्या लगता है ना कि Na एक Cl से बॉन्डेड है, लेकिन 3D में देखो ना तो एक लेयर देखो, यहाँ NaCl बॉन्डेड है दूसरे से, एक लेयर ऊपर, एक लेयर नीचे, एक लेयर इधर सोचो, है ना। तो टोटल तुम देखोगे तो एक सोडियम ना 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है। एक सोडियम क्या होता है, वो 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है। तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, NaCl6, लेकिन ये तो फॉर्मूला नहीं होता। बट ये अरेंजमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ये कहाँ होता है, क्रिस्टल में होता है, समझ रहे हो। तो आयनिक सॉलिड्स में ये कैरेक्टर देखा गया है कि सॉलिड्स में, क्रिस्टल में उनका कंपोजिशन अलग होता है, बट रियलिटी में उनका फॉर्मूला ये होता है जो मैंने यहाँ लिखा है, समझ रहे हो। वो हम कैसे सीखेंगे, अभी पैकिंग वगैरह देखते हैं, वहाँ 3D में विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, वहां तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या बोल रही है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बस समझे मैंने क्या बोला। आयनिक सॉलिड क्या होता है, आयन से मिलकर बना होता है, सिंपल। ठीक है, एग्जांपल NaCl। मैं तुम्हें एक चीज ये बताया, इसका जो क्रिस्टल होगा ना, जो इसका सॉलिड होगा, उसके अंदर NaCl फॉर्मूला हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे एक Na को 6 क्लोरीन घेर के रखता है। क्यों? क्योंकि ये 3D में पैक। 3D में कैसे होता है पैक देखेंगे, अभी आ रहे हैं उस पर, तब हम करेंगे वहां पे। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। आयनिक के बाद क्या है, मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड बोले तो क्या मतलब मेटेलिक सॉलिड का, कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल हो। जो सॉलिड है ना उसका कांस्टेंट पार्टिकल क्या होगा, मेटल्स होंगे। मेटल्स बोले तो कोई सा भी एग्जांपल दे दो यार, किसी भी मेटल का सॉलिड मेटेलिक सॉलिड ही होता है ना। जैसे कि सोडियम का सिर्फ सोडियम प्योर सोडियम है ना, या सपोज करो कि कॉपर है, या सपोज करो कि जिंक का सॉलिड है, तो वो क्या है, मेटेलिक सॉलिड। क्या है वो, मेटेलिक सॉलिड है। ठीक है, अच्छा देखो, सोडियम का यदि सॉलिड है हमारे पास, प्योर सोडियम का यदि हमारे पास सॉलिड है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, क्या एक सोडियम दूसरे सोडियम से बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता, है ना। बट ये एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ेगा। वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्रिस्टल में क्या होगा, फ्रीली घूमेगा। क्रिस्टल में क्या होता है, वो फ्रीली घूमेगा, है ना। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी तो वो पॉजिटिव पोल की तरफ भागेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का होता है। ये क्लियर है, हाँ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मेटल्स इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ, ये ठीक है, ज्यादा लोड नहीं हो रहा ना। ये टॉपिक का थ्योरेटिकल, अगले मजा आएगा कि कंचा वंचा सिखा करके लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, आगे करें। सुना है सदने में आया, बोलो बोलो, सुना है मेटल सॉलिड, नहीं आया, नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ मेटेलिक सॉलिड के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो मेटल होते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम 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 सोडियम, क्रिस्टल से पूछ करो, क्रिस्टल क्रिस्टल क्या होता है, अब आएंगे उसमें। ठीक है, तो जो क्रिस्टल है ना, उस क्रिस्टल में, क्रिस्टल बोले तो ऑलरेडी सॉलिड है ये हमारा, इसमें जो जितने कांस्टेंट पार्टिकल है ना वो सारे क्या है, सोडियम है। अब इतना यदि हमारा क्रिस्टल है तो यहाँ पे सिर्फ सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है ना। फिर मैं बोल रहा हूँ सोडियम की टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की है, छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, वो क्रिस्टल में ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। यही मैंने डायग्राम में समझाया था, नीचे ऐसा समझा कि सॉलिड है उसका समझो कुछ। ठीक है, अब यहाँ फ्री घूम रहा है, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, वहां से निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव पोल की तरफ। समझ आ रहा है, ये मेटेलिक सॉलिड का मैं उसमें कुछ एक दो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। आप समझ आया कुछ नहीं आया तो बोलो। अब ठीक है, समझ आ रहा है कुछ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। क्या होता है कोवेलेंट सॉलिड्स, नाम से क्या चल रहा है पता, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड से जो मिलके बनेगा ना सॉलिड, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स बोलते हैं। सिंपल है, हाँ, जैसे कि ग्रेफाइट, जैसे कि डायमंड। ठीक है, क्लियर है ये। और कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉन्ग चेन होता है।
इसलिए ये जायंट मॉलिक्यूल्स होंगे। जायंट बोले तो हैव गॉट ह्यूज नंबर ऑफ क्या एटम्स या मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, इससे कोवलेंट बॉन्ड से, इसलिए क्या हो जाएगा ह्यूज एटम हो जाएगा। सॉरी, जो कंपाउंड होगा या जो सॉलिड होगा वो क्या हो जाएगा ह्यूज हो जाएगा। ह्यूज मतलब बोल रहे हो, समझ रहे हो, बहुत ही हैवी हो जाएगा। और क्या होगा, हैवी होने से क्या होगा, एटॉमिक मास हाई हो जाएंगे और अलग ही तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना। ठीक है, तो समझ में आया, लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, कुछ पेज छोड़ दो जो नहीं आए थे ना, कुछ पेज देख लो कितने छोड़ने हैं। नंबर 2 हेडिंग डालना, नंबर 2। ठीक है, क्या ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। नंबर 1 मोलेकुलर सॉलिड लिखो और लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, समझ गए, डालो हेडिंग। फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है, उतना जगह छोड़ देना बस। अच्छा देखो एक और चीज, एक मोटी सी कॉपी बनाया केमिस्ट्री की, ठीक है, स्वीटी। मैंने पहले कुछ भी बनाओ रफ है जो बनाना है, लेकिन एक अच्छी कॉपी बना लो केमिस्ट्री, ताकि ना सारा 12 का जो भी कंटेंट है तुम्हारे पास ना इकट्ठा है, नहीं तो फिर वो खो जाता है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लिखो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, लिख लिया, हेडिंग डाल दिया, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, हेडलाइन, इसका सब हेडलाइन क्या है, नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नंबर 1 क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखो कांस्टेंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में लिखो कांस्टेंट पार्टिकल्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसके अंदर लिखो फर्स्ट लाइन कांस्टेंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। टाइप्स अगले लाइन में लिखो टाइप्स डैश करके नंबर 1 नेक्स्ट लाइन, टाइप्स डैश अगले लाइन में 1, नंबर 1 ये नंबर 1 पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, अब इसके अंदर लिखना स्टार्ट करो, लिखने यहाँ तक सब। ठीक है, अब इसके अंदर लिखना स्टार्ट करो, लिखो formed by polar covalent bonds, formed by polar covalent bonds held together by stronger dipole-dipole interactions, held together by stronger dipole-dipole moment, dipole-dipole interactions, sorry, held together by dipole-dipole interactions, stronger dipole-dipole interactions। देख लिया, आगे कंटिन्यू करो। सॉफ्ट एंड, मतलब मैं वैसे लिखवा रहा हूँ पॉइंट वाइज में, पूरे पूरे सेंटेंस नहीं है, और पूरे सेंटेंस तो तुम बना ही सकते हो, दे आर सॉफ्ट एंड ऐसे करके, मैं तैयार नहीं लिखवा रहा। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट पॉइंट लिख रहे हैं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, रिवाइज वाइज कर नहीं पाओगे कुछ भी। ठीक है, लिखो क्या लिखवा रहा था मैं, हाँ, सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एमपी एंड बीपी, सॉरी सिर्फ लिखो एमपी, बीपी नहीं, बीपी काट दो, एमपी बोले तो मेल्टिंग क्वांटिटी, एमपी आर हायर, एमपी आर हायर, बीपी काट देना, बीपी एमपी आर हायर। फॉर एग्जांपल HCl SO2, HCl SO2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 2 पे आ जाओ, नंबर 2 लिखो नॉन पोलर, नंबर 2 लिखो नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पूरा मत लिखो, नॉन पोलर लिख दो बस, नॉन पोलर। ठीक है, इसके अंदर लिखना स्टार्ट करो, नॉन पोलर के अंदर मेड अप ऑफ atoms or molecules, atoms or molecules by covalent bonds, by covalent bonds,
बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, हेल्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। कॉमा लगा सकते हो जब मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोलता हूँ ना, कॉमा लगा सकते हो, कॉमा मैं बोल नहीं रहा कॉमा, जब नेक्स्ट सेंटेंस बोलूँ तो कभी भी कॉमा लगा सकते हो, नहीं तो मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट टाइम में लिखो, ठीक है। तो ये कुछ एक हैबिट है तुम्हारे अंदर होना चाहिए, कॉमा हेल्ड बाय वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, वीक डिस्पर्जन, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर वेलोसिटी, सॉफ्ट एंड कॉमा सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर वेलोसिटी, सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो एमपी, लो एमपी कॉमा लो एमपी। फॉर एग्जांपल H2Cl2 etc, H2Cl2 etc. Number 3 hydrogen bonded, hydrogen bonded, number 3 hydrogen bonded, सिंपल है। देखो these molecules are held together by, these molecules are held together by strong, are held together by strong H bonds, H bonds between H and F, O etc, F, O etc, ठीक है। हाइड्रोजन से फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का या किसी और का बॉन्डेड रहेगा, ठीक है। एग्जांपल के अच्छा एक मिनट, नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉमा generally volatile, comma generally volatile liquids slash soft solids, ठीक है। कुछ ने भी मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि भैया आपने पोलर के अंदर लिखवा दिया नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्यों पूछा ही नहीं किसी ने भी। देखो सॉलिड स्टेट में एसिड कहाँ कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं ना, या आयंस फ्री नहीं होते हैं ना। पोलर जैसे कि HCl है, आपको सॉलिड है, तो उसके जो आयंस है या इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेगा, समझाया। HCl का सॉलिड है, यदि कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यदि उसके आयंस ही फ्री नहीं है सॉलिड फेज में। सॉलिड फेज में आयन फ्री होंगे उसके, नहीं होंगे ना। गैस में और लिक्विड फेज में तो होंगे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नॉन कंडक्टर। और नॉन पोलर तो वैसे ही नहीं करना, क्योंकि वो तो H2 है या Cl2 है, समझ आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी फ्री है, ठीक है, समझ गए है ना, ये पॉइंट आना है इसमें। ओके, नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2 आयनिक सॉलिड्स। इसमें बस एक दो लाइन ही है, आयनिक सॉलिड्स के अंदर लिखना स्टार्ट कर दो, पॉइंट वाइज लिखना, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन ऐसे, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स लिखो, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर आयंस, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर आयंस, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, नेक्स्ट लाइन या कॉमा जैसा मन करे। कांस्टेंट पार्टिकल्स आर आयंस हो गया। 3D arrangement of cations and anions, 3D arrangement of cations and anions held by electrostatic forces, 3D arrangement, D capital, 3D dimension की बात हो रही है, 3 dimension है ना, देख लिया। 3D arrangement of cations and anions held together by electrostatic force। पता नहीं क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो दूसरे को अटैक करता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हेल्थ का एक चैप्टर है, तो मतलब शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो गया।
नेक्स्ट लाइन या कॉमा, हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, हाई MPNBP, हाई MPNBP, हाई MPNBP, और तुम्हें पता ही है सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, मैंने लिखवा रहा, मन करे तो लिख सकते हो, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट सॉलिड स्टेट, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाए, मेटेलिक सॉलिड्स, समझ में आया ना ये? अच्छा एग्जांपल आने का लेना NaCl, है ना, ऐसे एग्जांपल लिख लो, ठीक है। यहाँ तक अब समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है सर। मेटेलिक सॉलिड्स देखो, कांस्टेंट पार्टिकल्स, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल के पॉइंट वाइज या कॉमा वाइज जैसे लिखना लिख लो। इसमें यार अलग ही कहानी है, लिख लो क्या लिखा है, इसमें कुछ लिखना नहीं ना। कांस्टेंट पार्टिकल्स या ब्रैकेट में मेटल्स लिख लो, जिसने कांस्टेंट पार्टिकल्स लिख लिया है ना, ब्रैकेट में लिख लो मेटल्स, ब्रैकेट में क्या लिख लो, मेटल्स, ठीक है। आर सराउंडेड बाय एंड हेड, आर सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर by a sea of free electrons, 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 ठीक है, by a sea of free electrons बताया था मैंने। और ये फ्री है, इसीलिए जैसे ही कोई पोटेंशियल क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाएगी तो ये मोबाइल हो जाएंगे, है ना। तो मैं उसको नहीं लिखवा रहा, लिखवाऊं उसको, बताओ उस पॉइंट को। हाँ कैसे, मोबाइल, व्हाट इज मोबाइल? मोबाइल बोलते हैं इसमें मूवमेंट हो सकता है, मोबाइल की तो मूवमेंट होता है। मोटाइल क्या होता है? मोटाइल बायोलॉजी थोड़ी है यार, चलो ठीक है, ये हो गया। लिखने जो तो नहीं है ना इसमें कि व्हेन प्रोवाइडेड अ पोटेंशियल इट विल फ्लो, या इट विल बी मोबाइल, या इट इज मोबाइल इन नेचर, ये सब मैं नहीं लिख पा रहा, ऑलरेडी अंडरस्टूड है ना ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी वजह से क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी होती है मेटल्स की, तो लिख दो हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके पीछे रीजन क्या है, ब्रैकेट में लिखना ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पूरा हो गया है। हाँ, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ब्रैकेट में लिख लेना ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बाकी मेटल की प्रॉपर्टी तो पता ही है, खत्म हो गया। डक्टाइल, मेलेबल, ये वो लस्टर होता है, ये होता है, वो होता है, सब होता है। नंबर 4 वो नहीं लिख पा रहा हूँ, मेटल की प्रॉपर्टी पता है ना, अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा ये टॉपिक। नंबर 4 कोवेलेंट वाला, कोवेलेंट सॉल्ट्स, ठीक है। Non-metals held together by covalent bonds. Non-metals held together by covalent bonds. And form solid and form giant molecular solids. Okay. Next point है कॉमा से, very hard and brittle. Non-conductor of electricity. ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा इसका तुम्हारा, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, अच्छे एग्जाम्पल है ये, डायमंड एंड ग्रेफाइट। क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को?
कुछ पूछना है? इंडेक्स क्वेश्चन कर लेना 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 मतलब 1.6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.6 जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये टॉपिक कट गया है, कट गया है नेचर ऑफ सॉलिड कटा और ये पीडीएफ अच्छा नेचर ऑफ सॉलिड कटा है। नेचर ऑफ सॉलिड कटा है बस, इससे और कुछ नहीं कटा। हाँ तो 1.6 प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। फिर इंडेक्स का जो 1.6 क्वेश्चन है ना, इंडेक्स का 1.6 मैं तुम्हें करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक हमें ज्यादा कवर करना है। इसको करके आना। ये वाला हाँ ये वाला नहीं कटा है तो ये इंडेक्स का 1.6 जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क में। कितने में आता है ये? 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करके आना, कोई भी डाउट होगा यदि गलत आंसर आया तो मुझसे पूछोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। मैं तुम्हें ये टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉपी ऑफ द साइड समझ लो। अब शुरू होता है 12th। मजा आएगा। 11 में दिया, ये भी 12th भी। अब असली 12th स्टार्ट होता है यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग। अभी से 12th स्टार्ट होता है इस टॉपिक से। देखो टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस टॉपिक का नाम है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स या सेलर। देखो इसमें दो कीवर्ड्स हैं। कितने कीवर्ड्स हैं? 2 कीवर्ड्स हैं, है ना। क्या है 2 कीवर्ड? पहला क्या है? क्रिस्टल लैटिस और दूसरा कीवर्ड क्या है? यूनिट सेल। आओ समझे क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें ये पता है कि जो भी हमारा सॉलिड है, यदि हम सॉलिड को डिफाइन करना स्टार्ट करें उसके अंदर के एटम्स को, सॉलिड की बात है हम अब आगे अंदर एटम्स के ऊपर आ गए। इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के अंदर जिनसे ये मिलकर बना होगा, उसके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट की बात करें यदि हम, ऑब्वियसली वो 3D होगा। समझ रहे हो? इस सॉलिड के अंदर जा रहे हैं अब हम अंदर, ठीक है ना। तो अब इस सॉलिड के यदि हम अंदर जा रहे हैं तो मैं इसके अंदर के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनका अरेंजमेंट कैसा होगा? उनका अरेंजमेंट 3D होगा ना, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल चीज ही तो है। ये जो है ईट, जैसे कि ईट है, ईट 3 डायमेंशनल है ना। जो ब्रिक है तुम्हारा, ब्रिक को देखोगे ध्यान से, ये क्या होता है? 3 डायमेंशन ही तो होते हैं इसके। अब 3 डायमेंशन है तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो भी तो 3 डायमेंशन में होंगे। ईट या जो भी हो, जैसे टंकी हो या कुछ भी हो, ठीक है ना, मैच बॉक्स हो सकता है ना। तो जब इसका जो शेप है वो 3 डायमेंशनल है। अच्छा ये टूटा फूटा हो तब भी ये 3 डायमेंशनल ही है। अब ऐसा नहीं है भाई तो टूट गया, कहाँ ये नहीं है। अरे भाई 3 डायमेंशनल में मतलब क्या होगा? इसके अंदर कुछ वॉल्यूम आता हो, है ना। तो ये जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? 3 डायमेंशनल अरेंज होंगे। आप सुनना ध्यान से। देखो जब स्पेस में क्या बोलते हैं, स्पेस के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उसके अरेंजमेंट को यदि हम देखें और उनको हम लाइन से ज्वाइन कर दें तो क्या बनता है? क्रिस्टल लैटिस बनता है। व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है किसका? कांस्टेंट पार्टिकल्स। कौन से कांस्टेंट पार्टिकल्स है? सॉलिड। किसके हैं? सॉलिड्स के। ये समझ आ रहा है? अरे कुछ नहीं है यार, इसके हम सॉलिड, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर जाएंगे ना तो इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है ना वो 3D में अरेंज है, वो 3 डायमेंशन में अरेंज है। उस 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट को ही हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं विद अ डेफिनेट बाउंड्री। उन मॉलिक्यूल्स का डेफिनेट बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? उस पूरे को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। लिखो क्रिस्टल लैटिस लिख के डैश, क्रिस्टल लैटिस लिख के डैश करो, डेफिनेशन लिखो। क्रिस्टल लैटिस लिखकर डैश करो और यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखो, ठीक है। फिर और समझाता हूँ। लिखो a regular 3 dimensional 3D a regular 3 dimensional arrangement of a regular 3 dimensional arrangement of points in space is called a crystal lattice, is called a crystal
lattice is called a crystal lattice, is called a crystal lattice. अच्छा, ये डेफिनेशन पढ़ के क्या समझ में आया तुम सबको कि भाई क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं? जब पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स क्या है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं ना उन्हीं को पॉइंट्स बोलते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? पॉइंट्स बोलते हैं। तो अब मैं एक डायग्राम बना के तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? डोंट वरी, आई विल फाइंड बेस्ट यूट्यूब वीडियो फॉर दिस एनिमेशन एंड आई विल सेंड यू सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड ये जो क्या माया है, क्या चल रहा है, समझ सकोगे आज बेस पे, ठीक है? अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना। अब ये डंडे वंडे भूल जाओ, है ना? अब मैं तो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझो। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट। 3 डायमेंशन में जब ये पॉइंट का अरेंजमेंट हुआ है ना, इनसे मिलके जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसी को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब समझ आए? 3 डायमेंशन में जो ये पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनसे मिलके जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस कहाँ है? कहाँ है क्रिस्टल लैटिस? ये सॉलिड के अंदर है। कहाँ है? ये सॉलिड के अंदर है। समझ आया? हाँ, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये पूरा बिल्डिंग जो है ना, ये सॉलिड है। हर एक फ्लोर इसका क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। हर एक फ्लोर क्या है इसका? क्रिस्टल लैटिस है ना? और हर एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या होता है? करेंगे बादल को थोड़ी देर। ये समझ आ रहा है तुम्हें? ये ठीक है? अब ठीक है ये? हाँ, अभी डायग्राम देखो, अब आता चमकदार, ठीक है? यहाँ पे देखो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग है। लोड लेके मत पढ़ना, कॉपी भी बंद कर दो। 10 दिन में चैप्टर पूरा होगा तब भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है? देखो, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं बहुत सारे, इन पॉइंट्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? लैटिस। ये ग्रीन वाला सारा पोर्शन क्या है? लैटिस है ना? और क्रिस्टल लैटिस के अंदर का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट सेल। समझ रहे हो? तो ये मैंने असल में यूनिट सेल ही बनाया था, ठीक है? असल में ये यूनिट सेल है, बट इसी को मैं मल्टीपल डायमेंशन में रिपीट कर दूं तो क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। अब समझ में आया? अब समझ रहे हो? इसको समझ में आ रहा है तुम्हें? देख रहे हो? ये पूरा जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन स्केलेटन जो दिख रहा है तुम्हें, वो क्या है? स्केलेटन क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। और क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा यूनिट है, जिसको हम मल्टीपल रिपीटिशन दें, हर एक डायरेक्शन में मल्टीपल रिपीटिशन दें तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा, ठीक है? समझ आया? ठीक है? क्रिस्टल लैटिस इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज यूनिट सेल, है ना? व्हाट इज यूनिट सेल? वही जो मैंने बोला यार, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना? तो आओ क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़े, सॉरी, तो आओ फिर हम यूनिट सेल के बारे में पढ़े यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल की प्रॉपर्टी समझ गए? यदि हम यूनिट सेल को मल्टीपल डायमेंशन में रिपीट कर देंगे तो वापस से क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? इन्हीं पॉइंट्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है? आई बात समझ में? अब बढ़ता है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल सबसे छोटा यूनिट होता है क्रिस्टल लैटिस का, या पूरे सॉलिड का क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट होता है। इसके अंदर 1-2 प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़ना है वो क्या है? देखो, इसके लेंथ को हम क्या कहते हैं? इसके अंदर कितने लेंथ हमें दिख रहे हैं? 3 लेंथ। कितने लेंथ दिख रहे हैं? 3। ये फर्स्ट लेंथ है जिसको हम ए बोल देते हैं, ये सेकंड लेंथ है जिसको हम क्या बोल देते हैं? बी बोल देते हैं, और ये थर्ड लेंथ है जिसको हम क्या बोल देते हैं? सी, ठीक है? इसके बाद तुम यहाँ देखो, तुम्हें 3 एंगल दिखेंगे। कितने एंगल दिखेंगे तुम्हें? 3 एंगल दिखेंगे। कौन कौन से 3 एंगल? देखो, पहले तो इनके बीच में एक एंगल है और इनके बीच में एक एंगल है ना? और फिर इन दोनों के बीच में एक एंगल जो पीछे होगा, ठीक है? समझ आया? अब इसको समझना है तो देखो, ऐसे ये ना, एक पेन दे दो, ये देखो, ये समझा रहा हूँ। ये क्रिस्टल लैटिस का मैं एंगल समझा रहा हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, और एक एंगल कहाँ है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, या पीछे, 3 एंगल पीछे देखिएगा, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं? 3 एंगल। ये क्या होता है? अल्फा बीटा गामा। या अच्छे से समझना है तो इस डायग्राम में देखो, नीचे वाले देखो, ए बी सी, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोला है? अल्फा। मतलब कि सी और बी के बीच के एंगल को क्या बोला है? अल्फा। बी और ए के बीच के एंगल को क्या बोला है? गामा। ए और सी के बीच में एंगल को क्या बोला है? बीटा। समझ में आ रहा है? मुश्किल है? समझ में आया ये? पक्का ना? अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इस डायग्राम को अंदर मतलब उसमें समझाता हूँ, तब समझ में आ जाएगा। जैसे इसको रफ कर देते हैं, क्या था निकला?
भूल जाओ, उधर देखो, ये एक पॉइंट है ना, यहाँ पे कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो भी होगा, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सी। यहाँ एक एंगल है, यहाँ एक एंगल है, और यहाँ एक एंगल है ना। इस एंगल को बोल देते हैं अल्फा, इसको बोल देते हैं बीटा, इसको क्या बोल देते हैं। अब समझ आ रहा है? नीचे डायग्राम में एक पॉइंट पीछे चला गया, इसमें दिख नहीं रहा था। अब ठीक है, समझा रहा है तुम सबको? तीन लेंथ है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। और उसके बाद जो पहला एंगल है वो अल्फा है, दूसरा एंगल बीटा, तीसरा एंगल क्या है, गामा। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, रखना नहीं है यार, ए और बी के बीच में अल्फा होगा, सी और बीच में अल्फा नहीं, साइंस है, साइंस से भी अल्फा स्टार्ट। ठीक है, समझाए? क्लियर है? यूनिट सेल समझाए? यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल के अंदर एबीसी होता है, अल्फा बीटा गामा होता है, उसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, उसको रिपीट करते हैं, क्रिस्टलाइज बन जाता है। क्रिस्टलाइज को डिफाइन कैसे करेंगे? 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। यूनिट सेल कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस व्हिच कैन रिपीटेड इन मल्टीपल डायरेक्शन फॉर्म्स द क्रिस्टल लैटिस। इट हैज 3 मेजरमेंट्स। इसको बोलते हैं एक सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? एबीसी आर टी लैम्प्स, अल्फा बीटा गामा आर टी एम्पलीट्यूड। ठीक है, समझाया? लिख लें इसको, नहीं आएगा इसको तो बोल रहे हैं पक्का ना। छोटा सा है ये, बड़े टॉपिक पे जाते हैं धीरे धीरे, मजे वाला टॉपिक, इसको नोट कर लो। स्लाइड्स हो गया, स्लाइड्स का डेफिनेशन हो गया। यूनिट सेल डैश, यूनिट सेल डैश, लाइट नहीं आ रही है। क्रिस्टल लैटिस लिखकर डैश, सॉरी क्रिस्टल सेल डेफिनेशन तो हो गया ना। यूनिट सेल लिख के डैश करो और डेफिनेशन लिखो। Unit cell is the smallest portion of a crystal lattice. Unit cell is the smallest portion of a crystal lattice which when repeated in multiple in different directions, generate entire lattice. फिर से, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, which when repeated in different directions generates the entire lattice. ये डायग्राम बना लो, अल्फा बीटा गामा लिख लो, एबीसी लिख लो बस। ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, डायग्राम बना लो, सही रहेगा, लैंग्वेज को बढ़ा देता। ये डायग्राम बना लो, नीचे मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं। डायग्राम बना के एबीसीडी लिख लो, सॉरी एबीसी अल्फा बीटा गामा। ठीक है, हो गया। इसी में कंटिन्यू करना है, पहले समझना है। गड़बड़ हो गया, मिक्स कर दिया, बॉर्डर सेंटर ही से नोट तो नहीं किया ना।
वही कैटेगरी की, सॉरी सेंटर्ड सेंटर यही है ना, पहला फेस वॉट है ना। देखो यूनिट सेल का फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या है, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। किसमें डिवाइड किया हमने इसको? दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहला क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, पहला क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, सेंटर्ड यूनिट सेल के फर्दर तीन कैटेगरी। सेंटर्ड यूनिट सेल के कितने हैं? तीन कैटेगरी। क्या तीन कैटेगरी है इसके? पहला है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं क्या है? देखो जिंदगी में इतने डायग्राम मैंने कभी नहीं बनाए जितने मैं आज बनाऊंगा। आज से लेकर जब तक ये चैप्टर खत्म होगा, बी कोऑपरेट विद मी। डायग्राम मेरा बनते नहीं मेरे से, लेकिन फिर भी बनाएंगे। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, डायग्राम को समझते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं या कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो सिर्फ एजेस पे होते हैं। वो कहां पे होते हैं? सिर्फ एजेस पे होते हैं। ये है प्रिमिटिव। ये क्या है? प्रिमिटिव। ठीक है, ये समझ गए? समझ आ रहा है ना? आगे बढ़ गए इसलिए सेंटर में क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? थोड़ा सा एडवांस है। प्रिमिटिव से क्या है? ये एडवांस है। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होता है? एंड पे तो होंगे ही होंगे, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो एंड पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं, कहां? चाहे वो बॉडी के सेंटर पे, चाहे वो फेस के सेंटर पे भी होंगे। चाहे वो बॉडी के सेंटर पे होंगे, एक देखो एजेस पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन एच के अलावा एक एक्स्ट्रा, एक या एक से ज्यादा एक्स्ट्रा कांस्टेंट पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल होगा यूनिट सेल में। इसके एजेस के अलावा और भी मॉलिक्यूल होंगे। कहां होंगे? फेस पे हुआ। फेस समझते हो? फेस, ये फेस है ना इसके, ये ऊपर के चार इधर, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेस है ना इसके। खुशी देख लो, फेस समझते हो ना? तो फेस पर है, यदि फेस पर है तो उसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोल देंगे। यदि बॉडी के बीच में, कहा है? यदि बॉडी के बीच में, उसको क्या बोल देंगे? बॉडी सेंटर्ड। लेकिन किसी दो पैरेलल साइड्स पर है तो उसको एंड सेंटर्ड बोल देंगे। बोले तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। यदि इन दोनों पर है तो उसको क्या बोल देंगे? एंड सेंटर्ड। यदि इन दोनों पर है तब भी क्या बोल देंगे? एंड सेंटर्ड। यदि इन दोनों पर है तब भी क्या बोल देंगे? एंड सेंटर्ड। समझ गए इस बात को? इजी है, डायग्राम समझ लेते हैं, लिखने की क्या जरूरत है? डायग्राम नाम तो है ना? एक मिनट है ना? चलो बेटा देखो, मेरा काम इतना है, जितना मैं शॉर्ट कर सकता हूँ उतना शॉर्ट कर, लॉन्ग नहीं जाए टॉपिक। सेंटर मतलब क्या है? इट विल हैव, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम सब ऐसे कैसे नोट कर लेना इसको। इट विल हैव एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल या एटम, है ना, या कांस्टेंट पार्टिकल अदर देन एजेस। ठीक है, इतना ही लिखना है। एजेस के अलावा कांस्टेंट पार्टिकल और होंगे। फेस सेंटर का यदि हम डायग्राम बनाना चाहें तो कैसा बनेगा? कौन से क्लास में? यहाँ फोकस करो, समझ तो गए ना? डायग्राम देखो, फेस का मतलब क्या है? यहाँ
फेस सेंटर्ड है ना, अच्छा सब पे भी हो सकता है क्या, रीड करना। It will have an extra molecule, atom, constant particle other than edges. Edges पे तो होंगे, उसके बाद भी कहीं होंगे। बॉडी सेंटर्ड का यदि डायग्राम देखना चाहें तो कैसा होगा? हाँ देखो, एजेस पे तो होंगे ही होंगे, और कहाँ पर होगा? बॉडी पर होगा। कहाँ होगा? बॉडी पर। बॉडी मतलब बिल्कुल बॉडी, भीतर बिल्कुल। 3D में सोचो, 3D में अंदर है, बीच में है ना, पूरे एजेस पर है और ये बीच पर है, ठीक है। ना दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, पर समझ तो रहे होंगे, मैं लिखवा दूंगा लिखना है। अगला डायग्राम देखते हैं, डायग्राम थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं इसको। हाँ तो कोई दिमाग का मेरा कुछ ना काम कर दो। बुक में यार, बुक में कब तक देखोगे? मैंने मार्क कर दिया। मार्क क्या लिखने के लिए? हाँ लिखवा देते हैं, ठीक है। ठीक है। इसमें क्या है, एजेस पे तो होंगे ही होंगे, और कहां पर होंगे? पैरेलल साइड्स पे होता है। कहां होता है? पैरेलल साइड्स पे होता है, ठीक है। समझ गए? एक और मार्कर होना चाहिए था, घर से मैं देख 5 ब्लैक पेज, ठीक है। समझ में आ गए? एक एक लाइन लिख लो डायग्राम के साथ, ताकि तुम पेपर में बाय चांस या कोई अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए। अभी तो इसके ऊपर स्यापा शुरू होना बाकी है, असली गेम अभी नहीं हुआ, असली गेम आने वाला है। उसमें मुझे बहुत मजा आया, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत समझने वाला टॉपिक, अच्छा लगा, मजा आएगा आपको। लिखना एक लाइन या सिर्फ डायग्राम समझ जाओ? डायग्राम तो बनाना है कम से कम। अरे समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात, डायग्राम बना लो, कितनी मेहनत की है, बनाओ। एक चीज मैंने इसमें बताना रह गया, जो मैंने यूनिट सेल बताया ना, मैंने क्या बताया था, सॉरी जो क्रिस्टल लैटिस बताया था, तो टोटल 14 ब्रेवाइज लैटिस है। जो क्रिस्टल लैटिस बताया था ना मैंने, ऐसे ऐसे 14 टाइप पॉसिबल है। ब्रेवाइज ने बताया था, हुई ब्रेवाइज वाला मैथमेटिशियन, उन्होंने बताया था कि जो 3D अरेंजमेंट है ना एटम्स का, कांस्टेंट पार्टिकल्स का, वो 14 टाइप का हो सकता है। उन सारे 14 को कलेक्ट करके हम क्या बोलते हैं? ब्रेवाइज लैटिस। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेवाइज लैटिस, ठीक है। समझ आ रही बात? कहीं कोई बोले ऐसा मत सोचना कि कुछ नया सा आ गया, कुछ नहीं है। क्रिस्टल लैटिस के 14 टाइप्स हैं, उन 14 के कलेक्शन को ही ब्रेवाइज लैटिस बोलते हैं। जेईई और नीट के एडवांस क्वेश्चन का सब करते हैं। आज तक मैंने कभी किसी बता रहा हूँ, तुम सबने इच्छा जाहिर की है करना है, ठीक है। चलो चलो जल्दी नोट करो इसको, नोट करो, नोट करो। इसके बाद टेबल 1.3 इस टॉपिक के लिए टेबल घर पे जाकर टेबल 1.3 अवश्य ही देखेंगे, जरूर देखना है, ठीक है। देख लेना एक बार क्या टाइप है, टेट्राहेड्रल क्यूबिक, ये सब हम समझने वाले हैं, ऐसा नहीं कि समझेंगे नहीं, बट एक बार टेबल 1.3 देख लेना। और उसके बाद 14 ब्रेवाइज लैटिस भी एक बार नजर मार लेना। साथ में एक और काम करना है तुम्हें, 14 ब्रेवाइज लैटिस यू हैव टू सी फ्रॉम द बुक, बस देखना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तब हम सॉल्व करेंगे, अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा कुछ। इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक जहां तक मुझे याद है टेबल 1.3 से ना, आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे नीट में, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1.3 से डायरेक्ट क्वेश्चन आके ऐसे पूछ लेते थे, प्रॉपर्टी पूछते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसलिए क्वेश्चन बैंक हो किसी के पास नीट का, एक बार देखना तो इस चैप्टर से इस टॉपिक के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया है किसी के पास? इससे आता था हो गया, हाँ हो गया, नोट हो गया सबका? नोट करो, जिसका नहीं हो वो करो। अच्छा देखो, जहां तक पढ़ाना था वहां तक तो हुआ नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम पैकिंग पढ़ेंगे। सिक्के कंचे जो हो ले आना। तुम सिक्के लाए थे, आई एम सॉरी आज यूज नहीं हो पाया, नेक्स्ट क्लास में यूज होगा। लाए थे भैया? हाँ 10 के सिक्के ले आना, 10 के सिक्के तो चाहिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सिक्के या कंचे होने चाहिए, ठीक है ना, ये जरूर होने चाहिए ताकि हम वो टॉपिक को खत्म कर सकें।
पैकिंग एफिशिएंसी तक पढ़ के आना, पैकिंग एफिशिएंसी तक जरूर पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यदि हम पैकिंग से उबर गए तो एफिशिएंसी पे भी जाएंगे, पैकिंग उभरेंगे नहीं, ये तो टॉपिक थोड़ा, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी तक पढ़ के आना, चलो एक एक करके